Today we have Dr. Praveena Agrawal madam with us. Madam is the first cosmetic gynecologist in Bhopal. 35 plus years of experience in cosmetic gynecology. I again welcome you, madam. What is the cosmetic gynecology and what are the all procedures included in it? As a gynecologist, we cater to women right from puberty to menopause and even after. And during this period, we come across there many, body related issues. Gynecology means स्त्री रोग विशेषज्ञ. And so instead of dealing only with स्त्री रोग, Right. we as a cosmetic gynecologist, we apart from treating rog, we also tend to cater to their aesthetics and their regenerative and functional issues also. So that is why this term has come up, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी. बिकॉज जो विमेन है ये सबसे पहले हमसे ही बात करती हैं अपनी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके. वो हमारे अलावा और किसी के साथ फ्री नहीं हो पाती है ना. मे इट बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मे इट बी अ सर्जन और मे इट बी अ फिजिशियन. तो वो उतना फ्रीली उन लोगों से बात नहीं कर पाती. एंड वी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वी आर द फर्स्ट पर्सन टू सी देम, ठीक है, टू एग्जामिन देम. बिल्कुल. तो वो हम लोगों से फ्रीली बात कर पाती हैं. दैट इज व्हाई दिस फील्ड ऑफ अवर्स हैज इमर्ज्ड एंड इट इज इमर्जिंग एंड गेटिंग पॉपुलैरिटी डे बाय डे. Madam, what is intimate wellness or the wellness related to intimacy, and why is it like women still finding it very difficult to talk about? हमारे कल्चर में शुरू से लड़कियों को ये सिखाया गया है या ये शुरू से उनके दिमाग में ये भरा जाता है या एक ट्रेंड ही है कि यू शुड कीप क्वाइट. जो भी है आपको सहन करना है. आपकी शादी हो गई तो आपको अपने घर मतलब अब वापस आना मतलब एक टैबू हो जाता है. तो जो भी कंडीशंस हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी जिस भी तरह की, मे इट बी फाइनेंशियल, मे इट बी फिजिकल, मे इट बी एनी इमोशनल, तो आपको उसके साथ ही एडजस्ट करना है और रहना है. तो दैट इज वाई विमेन, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में ये बहुत उन लोगों के लिए हार्ड है कि उस चीज़ को वो वोकली एक्सप्रेस कर पाए. किसी को भी, अपने पार्टनर को भी नहीं कर पाती और कई बार डॉक्टर्स के साथ भी नहीं कर पाती. हमें ही लीडिंग क्वेश्चंस कई बार पूछने पड़ते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग देम कि हमें ये दिख रहा है तो क्या आपको ऐसा होता है. देन दे कम आउट कि यस वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम. What is the role of social media in the self image of a woman? Means how they perceive themselves after this introduction of social media in the life? इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. उसके पहले विमेन वर वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्किन. जैसे वो एज होती थी, दे यूज्ड टू एज ग्रेसफुली. देखिए, एक तो एक एज ओल्ड चाहत होती है, मे इट बी मैन और मे इट बी विमेन, राइट, कि वी शुड लुक प्रेजेंटेबल, वी शुड लुक ब्यूटीफुल, है ना. टाइम इमेमोरियल से चला आ रहा है. लेकिन जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड हुआ है तब से लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो गए. आपने माइकल जैक्सन सुना होगा. हाँ. तो he was a very talented person अपनी फील्ड में. बट बचपन में उन्होंने कुछ चीज़ें फेस करी अपनी लाइफ में. ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन, तो रंग भेद को लेके भी काफ़ी उन्होंने सहा. तो वो एक उनके दिमाग में था. तो ही वांटेड टू अपीयर फेयर. तो वो फेयरनेस की चाहत में उन्होंने कितना कुछ नहीं किया और अल्टीमेटली देन ही डाइड ऑफ कैंसर इन्हीं सब ट्रीटमेंट्स के चलते. अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, एक बहुत हमारी एक्ट्रेस थी जरीवाला. शी ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ सम एक्सेस डोजेज ऑफ सम इंजेक्शंस, जो कि ये क्लेम करते थे कि इससे बॉडी विल बिकम रेडिएंट एंड ब्यूटीफुल. बहुत सारी लड़कियां अपनी टीन एज में या यंग एज में दे बिकम influenced by some famous personality और वो उसकी जैसे दिखना चाहती हैं. तो they undergo lots of surgeries which are not required, but because they want to look like that person, उसके जैसा दिखना चाहती हैं, या जो उन्होंने अपनी बॉडी में इमेज अपने दिमाग में उसके जैसा दिखना चाहती हैं, तो they undergo many unnecessary surgeries.
Right. एक यहाँ पे मैं और बोलना चाहूँगी कि बारबी डॉल, इंट्रोडक्शन ऑफ बारबी डॉल हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस, कि जब से बारबी डॉल आई तो शी इज़ वेरी स्लिम, टॉल, ब्यूटीफुल, विद ब्यूटीफुल लेग्स, ब्यूटीफुल हेयर। तो ये जो उस समाज की भी लड़कियों को ये चाहत होने लगी कि आई हैव गॉट दिस डॉल तो आई शुड अपीयर लाइक हर। तो True. सोशल मीडिया और इन सब इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत सारी कई बार अनरियलिस्टिक ऐसी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर दी हैं या चाहते डेवलप कर दिए हैं स्पेशली लड़कियों के मन में कि वो उसके जैसा दिखना चाहती हैं। तो इट हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल सोशल मीडिया। Right, and it is, I think, day by day increasing the impact on the यस, common people कॉमन mind. पीपल। Ma'am, intimate concerns are commoner than we think about it, or just women are perceiving it more? No, they are very common. They are very common. It is simply that they fail to understand it, and then they fail to, get it treated. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एज अ कपल एंड उनको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, बट the woman is hesitant to get it treated because she has to first take permission of the husband. और अगर हस्बैंड को लगता है कि हाँ इस चीज़ को ट्रीट करने की ज़रूरत है, देन ओनली दे गो फॉरवर्ड। तो ये कॉमन है बहुत, लेकिन उसका ट्रीटमेंट लेने में वो लोग बहुत हेजिटेट करती हैं। अभी मैडम जैसे आपने बात की कि पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिक, हाउ दे लुक, but pregnancy is also a concern for many girls nowadays. They Yes. think that कि जो pregnancy है उससे उनकी बॉडी बहुत तो ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे और उनका लुक्स जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो क्या मैडम जो चेंजेस है प्रेगनेंसी के बाद आते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में एक पूरा हार्मोन अपीवल हो जाता है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड आफ्टर, इवन आफ्टर ड्यूरिंग लैक्टेशन। इतना हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक वुमेन की बॉडी में, तो उसके कारण बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले फेस, तो सबसे पहले तो वेट गेन है ना प्रेगनेंसी में। एक ये जो यूजुअल वेट गेन हम मानते हैं दैट इज 10 to 12 kg। एक नॉर्मल आइडियल वेट गेन शुड बी दिस मच, बट ड्यू टू नॉट नोइंग अबाउट इट या नॉट टेकिंग इनफ केयर उनका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेट गेन। सेकेंड इज कि फेस पे कई बार मेलाज्मा डेवलप हो जाता है ना, यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप की पिगमेंटेशन आ जाता है विच इज़ स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी। देन और हम जाते हैं तो ड्यूरिंग लैक्टेशन है ना, ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं बिकॉज द मदर हैज़ टू फीड द चाइल्ड, तो द साइज इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज थोड़ा सा सैगिंग हो जाती है ना, ब्रेस्ट में सैगिंग आ जाती है बिकॉज द बेबी इज फीडिंग। बच्चा क्योंकि माँ का दूध पी रहा है तो कुछ एनलार्ज हो जाते हैं निपल्स भी, हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं। फिर क्योंकि प्रेगनेंसी में इतनी स्ट्रेचिंग हुई है एब्डोमेन पे, तो एब्डोमेन की मसल्स लूज हो जाती हैं, उस तरह का टाइट एक एब्डोमेन नहीं रहता है ना, मसल्स लूज हो जाती हैं। देन स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि स्किन इतनी स्ट्रेच हुई है अप टू 9 months, तो स्ट्रेच मार्क्स इज बिकॉज ऑफ द जो स्किन के फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स, वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वो स्कार जो होते हैं उनको हम स्ट्रेच मार्क्स के नाम से बोलते हैं। एंड देन इन द एंड बिकॉज vagina is a very narrow passage and through that narrow passage a big baby is being delivered, तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है उसमें, कुछ फाइबर्स टूट भी जाते हैं अंदर ही अंदर, तो वो उतना शेप रिगेन वापस नहीं हो पाता। तो अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे चेंजेस डिलीवरी के बाद हो जाते हैं। तो मैडम जो प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल और बॉडी में आफ्टर डिलीवरी एक LSCS जो सी सेक्शन का पेशेंट है वो और जो एक नॉर्मल डिलीवरी का पेशेंट है वो, तो उनमें क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता सिवाय इसके कि क्योंकि सी सेक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पेल्विक मसल्स जो होती हैं वो उतनी लूज नहीं होती, बट स्टिल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस पेल्विक मस्कुलेचर में लूजनेस तो आती ही है।
रही बात इसकी कॉन्फिडेंस की, तो देखिए आजकल मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर वर्किंग, तो आफ्टर डिलीवरी वो जब अपने वर्क प्लेस पे वापस जाती हैं तो दे वांट टू गो बैक इन देयर ओरिजिनल एज दे वर लुकिंग प्रायर टू देयर प्रेगनेंसी स्टेटस। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है अपनी बॉडी इमेज को लेके, कि वो अपने वर्क प्लेस पे उसी तरह से जाना चाहती हैं, उन्हीं क्लोथ्स में फिट होना चाहती हैं, Right. है ना। अगर वेट गेन हुआ है तो उसे कम करना चाहती हैं, स्ट्रेच मार्क्स को लेके भी दे आर वेरी मच कंसर्न। और ये चीज़ हम अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा देखते हैं। जो एक ग्रामीण महिला है वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान नहीं है, बट जो अर्बन महिला हैं जो कि अपने ऑफिस में वापस जा रही हैं आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर देयर मैटरनिटी लीव, तो वो अपनी बॉडी इमेज के लिए कॉन्शियस बहुत होती हैं। दे वांट टू गो बैक लुकिंग लाइक देयर प्रायर सेल्फ। तो अगर वो नहीं उस चीज़ को अचीव कर पाती तो उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है अपने सेल्फ इमेज को लेके। मैडम, इसके लिए जो प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रिवेंटिवली कुछ कर सकती है, या उसको आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी मॉमी मेकओवर में जाना चाहिए? मॉमी मेकओवर क्या होता है और उसमें क्या क्या इसके प्रोसीजर्स होते हैं? देखिए प्रिवेंशन में तो जैसे मैंने अभी बताया कि आइडियल वेट गेन इज नॉट मोर देन 10 to 12 kg इन टोटल ड्यूरेशन ऑफ 9 months। तो प्रिवेंशन में वो यही कर सकती है कि इससे ज़्यादा वेट ना गेन होने दे, है ना। आपको डाइटिंग नहीं करनी है, बट द क्वालिटी ऑफ फूड या द फूड विच यू आर टेकिंग, आपको उस मतलब माइंडफुल ईटिंग करना है कि आपको अपने सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं, साथ में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, फ्राइड और स्वीट इन चीज़ों से थोड़ा परहेज रखना है, सो दैट योर वेट डज नॉट गेट मोर देन, मतलब यू डोंट गेन वेट मोर देन 10 to 12 kg। दैट इज बिकॉज वो वेट जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद इजीली शेड ऑफ हो जाता है। इससे ज़्यादा अगर वेट गेन है तो फिर देन इट टेक्स वेरी लॉन्ग टू गेट शेड ऑफ। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि कई बार ये होता है कि भाई प्रेग्नेंट हो तो तुम ज़्यादा खाओ, तो यू डू नॉट हैव टू ईट फॉर टू। आपको अपने लिए ही खाना है, वो आपकी ही, अगर आप न्यूट्रिएंट फूड ले रहे हो तो वो आप ही की बॉडी में से बेबी इनफ अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए निकाल लेता है। यू ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स, कुछ आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, वो आपको एज अ सप्लीमेंट लेना है जिससे कि आपकी खुद की बॉडी वीक ना हो। दूसरी चीज़ जो हम प्रिवेंशन में बोल सकते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स का प्रिवेंशन। तो अगर आप अपनी स्किन को वेल हाइड्रेटेड, वेल मॉइस्चराइज रख रहे हो, बहुत सारी क्रीम्स हैं, ऑफ कोर्स बाय द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, नॉट ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। बहुत सारी क्रीम्स और लोशंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी स्किन के इलास्टिसिटी मेंटेन करते हैं, जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स आते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, क्योंकि स्किन इतनी स्ट्रेच होती है कि स्ट्रेच मार्क्स ज़रूर आते हैं, बट आपका उनका अपीयर होना आप कुछ हद तक कम कर सकते हो इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन प्रॉपरली बाय द एडवाइस ऑफ योर फिजिशियन, डॉक्टर। हमने काफ़ी सुना है लेज़र के बारे में, और लेज़र से तरीके के नए इलाज भी अभी आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स में लेज़र का क्या रोल है? क्या इनसे इन मार्क्स को कंप्लीटली हटाया जा सकता है? या हटाया जा आपने बताया जो मेलिस्मा आ रहा है या अदर जो स्किन चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं, तो डिलीवरी के बाद क्या लेज़र से हटा सकते हैं इनको? बिल्कुल हटा सकते हैं, बट देखिए उसकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऐसे लेजर्स आर नॉट मैजिक वैंड्स कि हमने बस एक बार किया और चीज़ें अपनी प्रॉपर पुरानी स्टेप में आ गई। उसके लिए हमें कुछ सिटिंग्स, कुछ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और ऑफ कोर्स आप अपने ओरिजिनल प्री प्रेगनेंसी एज यू वर लुकिंग इन योर टीन एज, या यू वर लुकिंग योर इन योर एडल्ट हुड, 25-23 साल की उम्र, उस तरह की तो नहीं हो पाता है, बट हाँ डिलीवरी के बाद आए हुए चेंजेस को हम बहुत हद तक रिवर्ट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ लेजर्स ओवर द फेस, ओवर द स्ट्रेच मार्क्स, ओवर योर पेल्विक फ्लोर जो लूज हो गई है, बर्थ कैनाल की जो लैक्सिटी हो गई है, उसमें लेजर्स बहुत हद तक हेल्प करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट के लिए आफ्टर डिलीवरी कब आना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए? देखिए अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है या मे बी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो 1-1.25 महीना तो बोला ही जाता है कि आपके नॉर्मलाइज होने में, बट हम 1-3 महीने का टाइम देते हैं
कि 3 महीने में आपकी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल टिश्यूज जो उस तरह से हो जाते हैं। अगर जो भी धागे लगे अंदर सिजेरियन में भी या नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वहाँ पे भी जो कट लगता है एपिज़ोटमी जिसको बोलते हैं, तो सारे स्टिचेस पूरी तरह से डिसॉल्व होने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हम आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी ये स्टार्ट कर सकते हैं। और मैडम कितना लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी सुना है कि यदि बहुत समय तक स्ट्रेच मार्क रहे तो वो परमानेंट हो जाते हैं। अगर वो देखिए कोई भी चीज हम जितना जल्दी उसको हैंडल करेंगे, जो फ्रेश स्कार है वो जल्दी जाएगा। यदि आप उसको हटाने के लिए 10 साल वेट करोगे तो फिर वो उतना नहीं जाएगा, नहीं। क्योंकि वो एक तरह से परमानेंट जैसा ही हो जाता है। आसपास के टिश्यूज भी फिर दिन, बॉडी तो हर दिन एज कर रही है, तो जो उनको फिल करने के लिए जो दूसरे नए टिश्यू बनेंगे उनकी भी रेट कम होती जाती है जितना आप लेट करोगे। तो जब स्कार बना है उसको जितना जल्दी हम उसको हैंडल करें, ट्रीट करें, उतना उसका रिस्पॉन्स बेटर आता है। सो आइडली 3 to 6 मंथ के बीच पेशेंट को आना शुरू चाहिए। कर देना चाहिए। हाँ मैडम, ये स्कार और जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है तो एक वेजाइनल लैक्सिटी भी डेवलप होती है। ये वेजाइनल लैक्सिटी क्या होती है और क्या ये सिर्फ चाइल्ड बर्थ से ही होती है? देखिए, मोस्ट कॉमनली तो चाइल्ड बर्थ से ही होती है, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड कि एक नैरो पैसेज में से जब इतना बड़ा बच्चा एक्सपेल आउट होता है तो स्ट्रेचिंग बहुत होती है मसल्स की। तो सबसे ज़्यादा कॉज तो एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ही है, वेजाइनल लैक्सिटी का, बट समटाइम्स इट इज़ जेनेटिक ऑल्सो। ऐसे भी हमने देखा है कि कोई लड़की है या एक मिडिल एज्ड वुमन है, कभी उसने डिलीवरी नहीं हुई बट स्टिल प्रोलैप्स हुआ है, स्टिल पूरा प्रोसिडेंशिया भी देखा है हमने, पूरा यूट्रस ही बाहर है। तो कभी कभी एक इनहेरेंट जेनेटिक भी कॉज होते हैं मसल लैक्सिटी के, बट ऑल्दो रेयर होते हैं बट होते हैं। बट मोस्ट कॉमन कॉज इज नॉर्मल लेबर एंड एजिंग। ऑफ कोर्स एज के साथ देखिए हर चीज लूज होती है, आपके फेशियल स्किन, आपकी बॉडी के मसल्स, सभी कुछ लूज होता है। तो मोस्ट कॉमन इज नॉर्मल चाइल्ड बर्थ एंड सेकेंड कॉज इज एजिंग, जिस एजिंग के कारण हर आपकी बॉडी की सारी मसल शिथिल हो जाती है। तो क्योंकि पेरिनियल मसल जो है, पेल्विक फ्लोर मसल, वो एक डिपेंडेंट ऑर्गन है, तो ग्रेविटी के कारण भी वो सैग होता है नीचे। तो इसमें मैडम एजिंग जो आप बता रहे हो, तो किस एज पर हम लैक्सिटी को नॉर्मल माने? एज 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, तो व्हाट एज वी से कि या दिस मच ऑफ लैक्सिटी इज नॉर्मल? देखिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, है ना, कि किसी की अगर बॉडी टोन बहुत अच्छी है तो 35 इयर्स में भी लैक्सिटी नहीं होगी, बट किसी किसी की अगर बॉडी टोन, बॉडी मसल्स उतनी अच्छी नहीं है, मसल्स की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो कई बार 35 इयर्स में भी हमको एक ग्रेड 3 की लैक्सिटी मिल जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स and it all depends on the nutrition that you have been taking and it all depends on what kind of exercises you have been doing. वेजाइनल लैक्सिटी या वेजाइनल वेलबींग में जो नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं वो कितना इफेक्टिव है? They are very effective अगर उनको प्रॉपर तरीके से, जैसे कि गाइड किया जाता है आपके गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो दे आर वेरी इफेक्टिव। हम कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं, लेजर्स भी रहती हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर्स भी रहती हैं जिनसे हम कीगल एक्सरसाइजेस पैसिव तरीके से कराते हैं। तो यदि हम दोनों चीज़ें वो ऐड ऑन करें तो, और प्रॉपर तरीके से जो आपको एक टाइम जोन दिया हुआ है उस टाइम जोन में आके अगर प्रॉपर सारी चीज़ें करें तो दे आर वेरी इफेक्टिव। मैडम, ये जो लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट होते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं? देखिए लेज़र काम करता है, वो आपकी बॉडी के कोलेजन को बढ़ाता है ना। बहुत सारे लेज़र्स होते हैं। सबसे पहली बात कि आपको एक प्रॉपर लेज़र चूज़ करना है। मार्केट में बहुत सारे लेज़र्स अवेलेबल हैं, जो मार्केटिंग पीपल होते हैं हमको बहुत सारे तरह के लेज़र्स बताएंगे, बट एज अ डॉक्टर यू शुड नो कि आप को किस पर्पज़ के लिए अपना लेज़र चाहिए। अगर हम वेजाइनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो वेजाइनल यूज़ के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव लेज़र होता है, दैट शुड बी द मीडियम शुड बी वाटर, तो दैट लेज़र शुड वर्क ऑन वाटर। तो जो वाटर कंटेंट है उसको स्टिमुलेट करता है लेज़र ये, एंड वहाँ से न्यू वेसल्स, न्यू टिश्यू जनरेट करता है, और न्यू टिश्यू जनरेट होने के कारण जो आपकी वजाइना की जो वॉल है जो पतली हो गई है, स्किन,
वो स्किन की थिकनेस बढ़ाता है और वजाइना की जो रफनेस है, जो कि उसका एक उसका एक्शन ही है, एक रफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना, उसको रफनेस को बढ़ा देता है बाय द यूज ऑफ लेजर। मैडम अभी पीआरपी के बारे में ही बहुत सुना जा रहा है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया पीआरपी। व्हाट इज पीआरपी थेरेपी और गायनी कॉस्मेटिक्स में इसका क्या रोल है? देखिए, पीआरपी इज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो हम आप पेशेंट के ही बॉडी में से जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए जितना ब्लड लेते हैं उतना ही ब्लड लेके वी सेपरेट द प्लाज्मा। दिस प्लाज्मा कंटेन्स लॉट्स ऑफ प्लेटलेट्स विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये प्लाज्मा हम निकाल के, और वजाइना में कुछ एरियाज होते हैं सेंसिटिव एरियाज, उनको ओ स्पॉट एंड जी स्पॉट बोला जाता है, जहाँ पे कि नर्व्स का कंसंट्रेशन होता है एंड दे आर द मोस्ट जैसे कहते हैं ना इरोटिक एरियाज ऑफ वजाइना। तो वहाँ पे यदि हम ये पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ की जो स्ट्रेचिंग के कारण जो नर्व्स टूट गई थी या जो नर्व्स ब्रेक हो गई थी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो आपका वो स्टिमुलेशन उतना नहीं होता था। तो ये पीआरपी से वो नर्व्स वापस बनती हैं एंड उसको हम ओ शॉर्ट स्टिमुलेशन एंड जी शॉर्ट स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो ये पीआरपी से बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। मैडम क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि मरीज किसी भी प्रकार के इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, तो हम कैसे उनको श्योरिटी दे सकते हैं कि एक सेफ प्रोसीजर है? देखिए, वो उनके खुद का ब्लड है, हम कोई एक्सटर्नल चीज इंजेक्ट नहीं कर रहे, तो उन्हीं की बॉडी का ब्लड में से हम प्लाज्मा सेपरेट करके उन्हीं की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन की स्कोप होता नहीं है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स एज अ सर्जन वी हैव टू मेंटेन ऑल द हाइजीन, ऑल द स्टरलाइजेशन, वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए अगर करते हैं तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अगर वो नहीं मेंटेन होती तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं जो कि किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर हम रूल आउट कर दें तो इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। मैडम अभी आज की जो महिला है, यदि हम पुरानी समय से कंपेयर करते हैं, हमने बात की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की, तो क्या वो ज़्यादा प्रोएक्टिव है अपने सेक्सुअल वेलनेस में और बॉडी इमेज परसीव करने में? कितना चेंज है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो नए बच्चे हैं, जो न्यू एडल्ट्स हैं, है ना, जो कि हु आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो वो कुछ ऐसी मतलब वो एक्सपोज हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके कि इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन वो कुछ अलग तरह की बॉडी अपना चाहते हैं। तो जो ओल्डर जनरेशन है लाइक 30, 35, 40 इयर्स की पेशेंट या विमेन को उतना ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो नए बच्चे आ रहे हैं, अब जो नए बच्चे बढ़ रहे हैं, जो टीनेजर हो रहे हैं, दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कि हमें ऐसा दिखना है या वी वांट टू लुक लाइक दिस, या मेरी बॉडी में ये कमी है तो मुझको ये आप इम्प्रूव करना चाहती हूँ मैं। तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट।